खबर आपको दे रहे हैं जहां पर संभल हिंसा के 2 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दरअसल दिल्ली में बटला हाउस से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अब तक 51 लोगों को इस पूरे मामले पर गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 नवंबर 2024 की ये पूरी घटना थी जहां पर पुलिस पर किस तरीके से पथराव किया गया था। पुलिस ने आंसू गैस के गोले इस दौरान दागे गए थे ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। और अब जो है पुलिस पर जब पथराव हुआ था तो पुलिस ने इस पूरे मामले पर 51 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने हुड़दंग मचाने की कोशिश की, उपद्रव मचाने की कोशिश की और आसानी से जो टीम आई थी उसे काम नहीं करने दिया। इस तरीके की तस्वीरें उस दिन नजर आई थी। 2 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बटला हाउस से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाने की तैयारी चल रही है। पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत चौकी होगा, जिसकी नींव खोदी गई है। खाली पड़े मैदान में पैमाइश कर चूने से मार्किंग की गई, फिर नींव की खुदाई शुरू हुई। हिंसा के बाद से यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और सुरक्षा के लिहाज से एहतियात बरते जा रहे हैं। यहां पर एक स्थायी चौकी बनाई जा रही है जिससे पुलिस बल आसानी से रह सके और यहां सुरक्षा व्यवस्था में काम कर सके। पुलिस चौकी का निर्माण शुरू होने के बाद ही इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है। स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद है। तो चौकी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तैयारी शुरू हो गई है चौकी बनाने की। ये 3 तस्वीरें फिलहाल जैसे ही चौकी बनाने का काम शुरू हुआ, नींव खोदी गई, उसके बाद पूरे इलाके में तैनाती की गई है अर्धसैनिक बलों की, जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो चीजें शासन के द्वारा निर्धारित हैं वो यहाँ की जा रही है। आपने अभी सामने देखा कि किस तरह से हमने सब जगह पे स्मार्ट मीटर लगाए हैं। दूसरा, हम सीसीटीवी कैमरा, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, वो भी लगाई जा रही है और जगह जगह पे जो चौकी निर्माण है उसका भी कार्य चल रहा है। तो पूर्ण रूप से यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे और सब लोग बहुत अच्छे से मिलजुल कर काम करें, सद्भाव सबका बना रहे, किसी क्षेत्र में हम काम करें। सुरक्षा की दृष्टि से भी, शांति व्यवस्था की दृष्टि से भी, और लोगों को बहुत दूर न्याय के लिए नहीं जाना पड़े, बिल्कुल पास में ही चौकी रहे तो वहीं पर उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। आज जनपद संभल में जितने भी ऐसी जगह हैं जो हल्के हैं उनको भी चौकी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है और ऐसी जगह हैं जहां पे पुलिस कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अपराधियों की निगरानी हो, चाहे एचएस की निगरानी हो या फिर क्राइम के स्पॉट पे पहुंचने के लिए। तो इसलिए कुछ इंटरवल की डिस्टेंस पे, दूरी पे चौकियां खोली जा रही है। इसमें खग्गूसराय की चौकी महत्वपूर्ण चौकी है। दीपासराय की जो चौकी पूर्व से चली आ रही है उसको और मजबूत और सुदृढ़ किया जाएगा और जामा मस्जिद के सामने भी एक चौकी है वो बनाने के लिए, ताकि शांति व्यवस्था से प्रतिदिन उनको निगरानी है वो रखी जा सके। संभल में जिस जगह पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है वहां पर पहले मिनी जेसीबी लगाई गई थी, लेकिन अब यहां पर बुलडोजर मंगाया गया है और बुलडोजर के जरिए ये खुदाई की जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है और ये कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि जो जेसीबी, मिनी जेसीबी को यहाँ पर लाया गया था उससे काफ़ी वक्त लग रहा था और प्रशासन चाहता है कि आज ही इसकी अधिकतर खुदाई हो जाए और इसके लिए अब बुलडोजर को यहाँ पर मंगाया गया है और बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर सुचारू कर दी गई है। साथ ही ये सब जल्द से जल्द खोदा जा सके क्योंकि यहाँ पर पुलिस चौकी बनाने का निर्णय प्रशासन की तरफ से लिया गया है और बुलडोजर की कार्रवाई इसलिए यहाँ पर की जा रही है ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर एक बड़ी पुलिस चौकी को बनाया जाए। हालांकि वो पुलिस चौकी कितने मंजिला होगी इसको लेकर अभी कयास है, लेकिन ये साफ तौर पर यहाँ पर प्रशासन निर्णय ले चुका है कि संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने मात्र 10 मीटर की दूरी पर ही ये पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जो काफ़ी बड़े एरिया में बनाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 300 वर्ग मीटर की जो जगह है राजस्व की कहा जाता है और राजस्व की इस जगह पर यहीं पर इस पुलिस चौकी को बनाया जाना है, जिसे यहाँ पर जल्द से जल्द बनाया जाएगा। इसके लिए बुलडोजर की कार्रवाई को यहाँ पर देखा जा सकता है। खबर दरभंगा से है जहां एक ट्रक सड़क पर पलट गया। सड़क पर जा रहे मोटरसाइकिल सवार को भी ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई।
मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद ट्रक बेकाबू हो गया और वो दूसरी तरफ जाकर पलट गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, मौत की ये टक्कर है, 2 लोगों की मौत हो गई है। आप ये ट्रक देख सकते हैं और सामने से आ रहा है एक ट्रक बेकाबू हो गया और वहां पर पलट गया, उसमें रखा सारा सामान गिर गया। वहां पर ये तस्वीरें अपने आप में ये दर्शाने के लिए काफी है कि किस तरीके से रफ्तार में जो है हाईवे पर ये ट्रक दौड़ते हैं और उसके बाद किस तरीके से ये दूसरे के लिए मौत बनकर आ रहे हैं, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब आपको बताएंगे कि कैसे तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने खुद को कोड़े मारकर डीएमके सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। उन्होंने चेन्नई रेप केस को लेकर डीएमके सरकार पर हमला बोला और प्रतिज्ञा ली है कि जब तक तमिलनाडु से डीएमके की सरकार को हटा नहीं देंगे, जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। देखिए रिपोर्ट। डीएमके के खिलाफ अन्नामलाई का ऐलान जंग। खुद को कोड़े मारकर विरोध प्रदर्शन। चेन्नई रेप केस के खिलाफ अनोखा प्रोटेस्ट। डीएमके के खिलाफ अन्नामलाई का ये ऐलान जंग है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने जिस अंदाज में डीएमके के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया और चेन्नई रेप केस को लेकर विरोध जताया, उन तस्वीरों के बाद तमिलनाडु की सियासत में बवाल मच गया। अन्नामलाई ने खुद को कोड़े मारकर तमिलनाडु की डीएमके सरकार को सत्ता से हटाने का ऐलान कर दिया है। 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले अन्नामलाई ने प्रतिज्ञा की है कि वो अगले विधानसभा चुनाव में डीएमके को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे और तमिलनाडु को उसका गौरव वापस दिलाएंगे। I have taken this decision with a lot of consideration because I believe after all the hard work the party and the cadres are putting, it is also important you surrender yourself to a larger power and then leave the larger power to take care of things that is happening. So I request all the cadres and all the leaders to work more harder in the state because coming 2026 our goal should be to remove DMK from power and to regain Tamil Nadu's lost glory. डीएमके सरकार के खिलाफ अन्नामलाई ने यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में किया है जब वो पहले ही चेन्नई रेप केस के मामले में घिरी हुई है। 23 दिसंबर की रात 8 बजे अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के साथ रेप हुआ था। जिस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया वो हाई सिक्योरिटी जोन है। पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आरोपी ज्ञान शेखरन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी यूनिवर्सिटी के पास ही बिरयानी की दुकान लगाता है। उसके खिलाफ साल 2011 में भी एक लड़की के साथ रेप करने का मामला दर्ज है। इसके अलावा लूटपाट समेत 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस मामले में सबसे हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, लेकिन पीड़ित की पहचान सार्वजनिक कर दी। बीजेपी का कहना है कि आरोपी ज्ञान शेखरन के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो डीएमके से जुड़ा है। बीजेपी ने सीएम एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन और डीएमके के अन्य नेताओं के साथ रेप के आरोपी की फोटो भी शेयर की। आरोप लगाया कि वो डीएमके की छात्र शाखा का नेता है। हालांकि डीएमके नेताओं का कहना है कि वो उनकी पार्टी का सदस्य नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। अन्नामलाई ने छात्रा से रेप की घटना के लिए प्रदेश की डीएमके सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। एक दिन पहले ही उन्होंने 48 दिन के उपवास का ऐलान किया था।
और ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो तब तक पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक डीएमके को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकते। और अब तो उन्होंने खुद को कोड़े मारकर विरोध जताया है। For 48 days I'll be observing a Vratam, as I've told you, sir. And February 2nd week it will be. We will tell you how we plan to reach all the Arupadai houses of Lord Muruga. अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीति का उभरता हुआ चेहरा है। जयललिता के बाद तमिलनाडु की राजनीति में जो जगह खाली हुई, क्या वो ही उसके असली दावेदार हैं? इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तमिलनाडु में जिस तरह से बड़ी कामयाबी मिली, उसका श्रेय भी अन्नामलाई को दिया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तमिलनाडु में 3.6% वोट शेयर मिला था, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 11.24% हो गया है, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि तमिलनाडु में बीजेपी हार कर भी जीत गई। और अब अन्नामलाई ने 2026 में डीएमके को सत्ता से हटाने का संकल्प ले लिया है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में रात भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शनिवार को बारिश और रविवार सोमवार के लिए कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया है और इस दौरान अधिकतम तापमान 15 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। लगातार हो रही बारिश से दिल्ली और एनसीआर में ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं अगर बात पहाड़ी इलाकों की करें तो वहां पर भी बहुत ज्यादा ठिठुरन देखने को मिल रही है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी लगातार ठंडा मौसम देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो बर्फबारी हो रही है पहाड़ों में उसने स्थितियों को और ज्यादा बदल कर रख दिया है, जिससे दिल्ली एनसीआर में कोहरा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक मैदानी इलाकों की, एक पहाड़ी इलाके की। मैदानी इलाके में आप देखिए सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं, कोहरा हो रहा है जिससे आवागमन करने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो दूसरी तरफ वो पहाड़ी इलाके जहां पर लगातार बर्फ गिर रही है और बर्फ गिरने से पूरा इलाका जो है वो इस वक्त बर्फ की सफेद चादर में नजर आ रहा है। आप गाड़ियों की हालत देख सकते हैं, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। लेकिन ग्रेटर नोएडा में देर रात को बारिश होने के करीब 2 बजे तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, उसकी भी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश और ओले गिरने की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि मौसम के मिजाज में ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है, जिसके प्रभाव से ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही आपको बता दें कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी बारिश हुई है, जहां पर ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, शिमला, उत्तरकाशी की, जहां पर आप देख सकते हैं बर्फीले मौसम का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है और इस वक्त हालात ये है कि पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।